गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम वृक्काणु के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो 10th क्लास के एनसीईआरटी की बुक है, जो यहाँ पे जो चित्र दर्शाया गया है वृक्काणु का, इसको हम आसान तरीके से बिल्कुल यहाँ पे हमारी जो फाइल होती है, जो हमारा चार्ट होता है, उसमें बार बार प्रैक्टिकल करेंगे, इसको चित्र उतार के। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट आज वृक्काणु के बारे में पढ़ेंगे, चित्र सहित वर्णन करेंगे। वृक्काणु वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। जो हमारी जो ये वृक्काणु है, ये तस्वीर इसकी यहाँ पे दर्शाई गई है, और जो हम हेडिंग इसके अंडरलाइन करेंगे, जो ये वृक्काणु है, जो वृक्काणु और वृक्काणु वृक्क है, जो इसकी संरचनात्मक जो तथा क्रियात्मक इकाई है, किसकी? वृक्क की। वृक्काणु है ना, वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे वृक्क की बात चल रही है, और वृक्काणु है जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नंबर 1 पढ़ेंगे। वृक्काणु की संरचना प्रत्येक वृक्काणु में, जो वृक्काणु की संरचना है, प्रत्येक वृक्काणु में एक कप की आकृति की संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? एक कप की आकृति की संरचना होती है। किसकी? वृक्काणु की। दोबारा लाइन क्यों देखते हैं बच्चों? वृक्काणु की संरचना प्रत्येक वृक्काणु में, किसकी बात है? वृक्काणु की संरचना प्रत्येक वृक्काणु में एक कप की आकृति की संरचना होती है, जिसे बोमन स्फुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमन स्फुट कहते हैं। आकृति कैसी थी? कप के आकार की थी। किसकी? वृक्काणु की। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? बोमन स्फुट कहते हैं। यह रक्त कोशिकाओं के जाल को घेरे रखती है। यह रक्त है जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, खून होता है, कोशिकाओं के जाल को घेरे रखती है। कौन? बोमन स्फुट, जिसे बोमन स्फुट कहते हैं ना। तो यह जो रक्त होता है, कोशिकाओं के जाल को घेरे रखती है। इसे केशिका गुच्छ कहते हैं। किसे कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं। जो रक्त कोशिकाएं का जो जाल है, उसको हम क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं स्टूडेंट। बोमन स्फुट से एक नलिकाकार संरचना निकलती है। किससे निकलती है? बोमन स्फुट से एक नलिकाकार संरचना निकलती है, जिसे कुंडलित नलिका यानी कि पीटीसी कहते हैं। यह नलिका फिर एक यू की आकृति की संरचना बनाती है। कैसी आकृति बनाती है? यू के आकार की। और ये जो हमारी कुंडली नलिका निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही है? बोमन स्फुट में जो एक नलिका संरचना निकलती है ना, बोमन स्फुट में से तो नलिकाल संरचना निकल रही है, तो उसी कुंडलित नलिका को क्या कहते हैं? पीटीसी कहते हैं। यह नलिका फिर एक यू की आकृति की संरचना बनाती है। कैसी आकृति बनाती है स्टूडेंट? यू की, जिसे हैनल का लूप कहते हैं। किसका लूप कहते हैं? हैनल का लूप कहते हैं, जो एक कुंडलित संरचना बनाती है, जिसे डीसीटी कहते हैं। यह वाहिनी में जाकर मिलती है।
जो हमारी ये जो यहाँ पे लूप हैनल का लूप कहते हैं जिसे, और बाद में एक कुंडली संरचना बनाती है उसे क्या कहते हैं, डीसीटी। यहाँ पे ये जो कुंडली अब नलिका बना रही है ये पीसीटी था और ये हमारा डीसीटी कहते हैं। यह वाहिनी में जाकर मिलती है, किस में जाकर के मिलती है, वाहिनी में। नंबर पॉइंट हम स्टूडेंट पढ़ेंगे यहाँ पे, वृक्काणु का कार्यविधि। जो वृक्काणु है उसकी कार्यविधि देखेंगे यहाँ पे। वृक्क धमनी है जो रक्त को वोमन वृक्क धमनी की शाखा वृक्क शिरा की शाखा स्फुट के, दोबारा देखते हैं स्टूडेंट, आसान से आसान तरीके से बिल्कुल मैं इन क्वेश्चनों को समझाता चलूँगा ताकि आप सभी बच्चों को आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट। वृक्क है जो वृक्क धमनी रक्त यानी कि जो रक्त की जो धमनी है को बोमन वृक्क धमनी की जो शाखा है, वृक्क है ना जो वृक्क शिरा की शाखा है, जो वृक्क शिरा है जो उसकी शाखा है जो संपुट के केशु का गुच्छ में लेकर जाती है। किस में लेकर के जाती है, केशु का गुच्छ में लेकर के जाती है। और रक्त को छाना जाता है। बोमन स्फुट प्रारंभिक निष्पन्न में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, लवण होता है, आयन जैसे, और प्रचुर मात्रा में जल रहता है। क्या क्या रहता है यहाँ पे फिर देखते हैं, ग्लूकोज रहता है, अमीनो अम्ल रहता है, लवण रहता है और आयन जैसे प्रचुर मात्रा में जल रहता है। इसमें कुछ सुक्रोज, ग्लूकोज और कुछ यूरिया भी होता है। जैसे जैसे निस्वंद कुंडलित नलिका और हैनल के लोब से गुजरता है, किसके रास्ते से गुजरता है यहाँ पे, जो यह निस्वंद कुंडलित नली होती है ना, और हैनल के जो लूप्स है उससे गुजरता है। कौन, जो ये पदार्थ है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, ठीक है, और प्रचुर मात्रा में जल है यहाँ पे। ठीक है तो स्टूडेंट, और जो सुक्रोज ग्लूकोज है, कुछ यूरिया भी होता है यहाँ पे। जैसे जैसे ये निस्वंद कुंडलित नलिका और हैनल के लूप से गुजरता है ना, इसमें से कुछ उपयोगी पदार्थ को दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है। जिनमें जो कुछ हमारे पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है तथा अधिक पानी यूरिया और दूसरे व्यर्थ मूत्राशय में मूत्र के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। तो ये हमारी वृक्काणु की, यहाँ पे हमने वृक्काणु के बारे में हमें पढ़ा स्टूडेंट। ये बिल्कुल आसान है अगर इस वीडियो को बार बार देखोगे, क्योंकि जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ आप सभी को बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों को आसान से आसान तरीके से समझ में आए। क्योंकि स्पीड में पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि बच्चों को न समझ में आए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे वीक होते हैं कि वो जल्दी से कैच नहीं कर पाते हैं। तो जो मेरी स्पीड है वो बिल्कुल मीडियम तरीके से मैं यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे पढ़ाता हूँ। और आप स्टूडेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार देखा करो। और ऐसे बार बार देखने से क्या होता है, हमें बिल्कुल आसान से आसान तरीके से हमें समझ में आएगा। और इस चित्र को बार बार हमने कॉपी में उतार के भी प्रैक्टिस करनी है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने दोस्तों को भी जो 10th क्लास में हैं उनके पास भी ये शेयर करें ताकि उनको भी
ये वीडियो देखने को मिले और कुछ सीखने को मिले। थैंक यू।